हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेस फिजिक्स में स्वागत है। तो आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी लंबा है तो इसको हम लोग 3 से 4 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये जो भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ फिजिक्स का, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने स्टार्ट इसको क्वेश्चन वाइज में करने वाला हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन की भी आसानी हो। कभी कभी क्या होता है, हम कंसेप्ट सब पढ़ लेते फिर हमको ये नहीं पता होता कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और उसके लिए कितना आंसर लिखना है। तो इसीलिए मैं जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाने वाला हूँ वो सारे चैप्टर्स में क्वेश्चन आंसर टाइप ही करने वाला हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन भी पता रहे, आंसर भी पता रहे। साथ ही साथ मैं ये भी मेंशन कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर के कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आ चुका है, जिससे आपको ये जानकारी ज़रूर रहेगी कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है। ठीक है, तो और इसके वेटेज भी मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, जिससे आपको पता रहेगा। इसका वेटेज है 5 to 7 मार्क्स। ठीक है, तो लेंदी चैप्टर भी है लेकिन इसका वेटेज भी अच्छा है। तो आपको तो पता ही है 12th में फिजिक्स प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स होते हैं बोर्ड का, और अगर 5 से 7 मार्क्स ये आपको पहले ही स्कोर हो जा रहा है तो ऑलरेडी आप 35 पास कर लोगे, पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो इसीलिए फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना कि मैं इसी टाइप का वीडियो बनाऊँ या आपको खाली कंसेप्ट समझाते जाऊँ। ठीक है, तो आप इसे ज़रूर कमेंट करके बता देना या आपको ये मेथड सही लग रहा है। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं चैप्टर। तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पहले वहाँ पे कैन यू रिकॉल। तो कैन यू रिकॉल का मतलब क्या होता है, ऐसे कंसेप्ट जो आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड या प्रीवियस क्लास में पढ़े हो। जिसमें पहला दिया है व्हाट इज़ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वो होता है कि जब ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करते रहे, ठीक है, वो हमेशा गोल गोल घूमता रहे, तो उसकी जो पाथ होती है, जो ट्रैजेक्टरी हो जाती है, वो कैसे बन जाती है, राउंड या सर्कल में बन जाती है। तो इसीलिए उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, पाथ को सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन जो होता है उसमें जो वेलोसिटी होती है वो हर टाइम चेंज होते रहती है। एट एवरी इंस्टेंट क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो अगर वेलोसिटी एवरी इंस्टेंट चेंज हो रही है, इसका मतलब मोशन कैसा होता है, मोशन कैसा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन को आप क्या बोलते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा ही बोलते हो ना। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इनिशियल टू फाइनल जा रही है। यहाँ पे यू मतलब इनिशियल, वी मतलब फाइनल, तो इसलिए इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी हम कहते हैं। ठीक है, वही उसी तरह इसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है कि जब ये मोशन परफॉर्म करता होता है तब ये सेम पाथ को रिपीट करते रहता है। सेम पाथ को रिपीट करते रहता है मतलब बार बार उसी जगह पे आके जाते रहता है। जैसे कि आप घड़ी देखते हो, उसके मिनट हैंड को देखते हो, उसके आवर हैंड को देखते हो, सेकंड हैंड को देखते हो, बार बार कैसे होता रहता है, रिपीट होते रहता है। उसी तरह आप कोई भी सैटेलाइट ले लो जो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रही है, जैसे कि मून ले लो, मून कैसा घूमते रहता है, अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है। तो इसीलिए हम ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो आपको याद रखना है जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन भी होता है, साथ ही साथ वो पीरियोडिक मोशन भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे। तो जैसे जैसे आपको लीनियर में पता है, लीनियर में एस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, u मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, और a मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये सब किस में पढ़ा है हमने, लीनियर मोशंस में। ठीक है, जो बॉडी का ऑब्जेक्ट जो भी है वो पाथ कैसा होता है, उसका स्ट्रेट लाइन होता है, तो हम बोलते हैं लीनियर मोशन। उसी तरह हम जब एंगुलर या रोटेशनल पढ़ रहे हैं तो रोटेशनल में हम s की जगह क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, थीटा। थीटा मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही ओमेगा नॉट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, जो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है। और ओमेगा मतलब क्या होता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होता है। अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। आई होप आपको वेलोसिटी की यूनिट तो पता ही होगी, मीटर पर सेकेंड है। वैसे ही फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन। और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड होती है। वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर याद रखो। आपको थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, रेडियन। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी जो एंगुलर वेलोसिटी है इसकी यूनिट मतलब इसको हम
इसकी डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं, तो उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का हम इस यूज़ करते हैं। राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये आपका हाथ हो गया एक तरह का, ठीक है, राइट हैंड हो गया। राइट हैंड के अगर आपने सारे फिंगर्स को कैसे किया, कर्ल करके रखा है, ठीक है, और आपने जो थंब है, थंब का डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरह रखा है, ठीक है, तो उसमें जो कर्ल फिंगर होते हैं, जो थर्ड होता है, जो आउटस्ट्रेच मतलब जो थंब बाहर की तरह डायरेक्शन दिखा रहा है, वो थंब क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मान लो जो मोशन है, मोशन आपका कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा की मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, अपवर्ड्स होती है, कैसी होती है, अपवर्ड। और वही मोशन अगर कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, तो डायरेक्शन कैसा होता है ओमेगा का, डाउनवर्ड्स होता है, ठीक है, डायरेक्शन कैसा होता है, डाउनवर्ड्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हम किस से देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। अगर क्लॉकवाइज होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसका डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड्स है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो डायरेक्शन कैसा है, अपवर्ड है, ठीक है। तो अब ये तो एग्जाम में आने वाला नहीं है, बस कंसेप्ट के लिए आप खाली याद रखो, ठीक है। अब अगला टर्म है एक्सप्लेन टर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, तो हो सकता है आ जाए बोर्ड में, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, एक तरह का सर्कुलर मोशन ही होता है, लेकिन जब सर्कुलर मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी परफॉर्म करते होती है तो उसका जो स्पीड होता है अगर कांस्टेंट रहे, स्पीड उसका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और उसकी जो स्पीड है वो थ्रू आउट क्या रहे, सेम रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब सेम हर जगह पे। वैसे ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है हर डायरेक्शन। अब याद रखो, स्पीड मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होना, ठीक है। स्पीड मतलब क्या होता है, स्केलर, और ये वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेक्टर। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर स्पीड आपने बोला वो भी वेलोसिटी एक तरह से, तो दोनों की यूनिट सेम है बट लेकिन क्वांटिटी दोनों क्या है, अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, हर जगह पर चेंज होती रहती है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमको पता है कि एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसका जो ये चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है कि वेलोसिटी हमेशा कैसे, टेंजेंशियल टू पाथ है, मतलब जो पाथ, समझ लो पाथ कैसा सर्कुलर है तो हमेशा उसके टेंजेंट पे ऐसा वेलोसिटी दी जाती है, वेलोसिटी ऐसे दी जाती है, टेंजेंशियल टू पाथ, वेलोसिटी कैसा होता है, टेंजेंशियल टू पाथ, ठीक है। तो आप याद रखो इसकी वेलोसिटी कैसी होती है, ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ। अगला चीज़ क्या है, द एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूसीएम इज अ सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन है वो कैसा है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, ऐसा मोशन जो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहे, फोर्स विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, या रेडियल एक्सेलरेशन भी उसको हम बोलते हैं। ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, ओमेगा मतलब क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है ना डेरिवेशन आपने कहाँ पे किया है, आपने इसको मोशन इन प्लेन चैप्टर में किया था लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में, मोशन। तो अगर जिसको नहीं पता होगा मेरा यूट्यूब वीडियो प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हो, वहाँ पे है ये, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का। तो अभी फिलहाल आपको हमें इतना याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है यूसीएम के लिए वो कैसा होता है, रेडियल होता है या सेंट्रीपिटल होता है। सेंट्रीपिटल क्या होता है, ऑलवेज टुवर्ड्स दी सेंटर, सेंटर की तरफ हमेशा। वैसे ही यूसीएम में जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसीलिए ए को हम क्या लिखते हैं, या तो ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, या तो वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं, या वी ओमेगा भी लिख सकते हैं। याद रखो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी उसमें ये आर का फर्क होता है। तो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, जहाँ पे आर मतलब रेडियस होता है, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी होता है, वी मतलब क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी होता है। दोनों में रिलेशन भी है, ठीक है। दूसरी रिलेशन से ये फॉर्मूला आया है ए इक्वल्स टू वी ओमेगा या वी स्क्वायर बाय आर। और इसका एग्जांपल आप कैसे बोलोगे, सर्कुलर मोशन ऑफ एनी पार्टिकल, फैन रोटेटिंग यूनिफॉर्मली। पंखे का रेगुलेटर हमने फिक्स कर दिया है 3 पे या 4 पे थ्रू आउट, ठीक है। तो वो पंखा क्या परफॉर्म कर रहा है, सतत यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। इसमें जो स्पीड होती है पार्टिकल की कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, और जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहता है।
और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन कौन है, सेंट्रीपिटल है, और या हम बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर हम लोग आगे पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अगर वही सर्कुलर मोशन ही पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है या ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या हो रही है, हमेशा चेंज हो रही है, ठीक है। वैसे ही जो इसका मैग्नीट्यूड होता है किसका, एक्सेलरेशन का, वो क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। उसी तरह जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, हमेशा डायरेक्टेड अलोंग और अपोजिट टू द वेलोसिटी, हैंस इट इज कॉल्ड एज टेंजेंशियल। जिस एक्सेलरेशन की वजह से परफॉर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज टेंजेंशियल होता है, किसके, ठीक है, पाथ के, या तो एक्सेलरेशन उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसा हमने अभी देखा था कि एक्सेलरेटेड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था या रेडियल एक्सेलरेशन था, किसके लिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म में कैसा है एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल है, ठीक है, दोनों याद रखो, टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन अलग अलग है। रेडियल एक्सेलरेशन किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके लिए होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो थ्रू आउट अगर हम बोले तो मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो पार्टिकल क्या होता है, आर इन द सेम प्लेन। अगर नॉन यूनिफॉर्म है लेकिन पार्टिकल फिर भी क्या होता है, सेम प्लेन पे होता है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन है अल्फा की, वो क्या होती है, डी ओमेगा बाई डी टी फॉर्मूला होता है ना, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमेशा क्या होता है, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, भले इसका ये क्या हो, मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो फिर भी, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप कोई कर सकते हो कि फ़ैन को अगर आपने स्विच ऑन स्विच ऑफ किया है, तो देखो इनिशियली आप फ़ैन आपका कैसा था, बंद था, ठीक है, तो मोशन नहीं कर रहा था, फिर आपने क्या किया, फ़ैन को ऑन कर दिया, तो फ़ैन क्या हो गया, मोशन में आ गया। अब वापस आपने बंद कर दिया तो फ़ैन क्या होगा, बंद तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी घूमते रहेगा ना थोड़े टाइम के लिए, फिर धीरे 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 क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, फ़ैन की यहाँ पे जो वेलोसिटी या स्पीड जो है वो हमेशा क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को आप क्या बोलोगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ठीक है, पढ़ के रखो, ये आ सकता है कंसेप्ट। इसी पे अगर अगला क्वेश्चन ऐसे आपको आता है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मैंने उसको ना डिफरेंस बिटवीन टाइप में लिख दिया है, क्योंकि यही ज़्यादा पूछा गया है का सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये कितने साल पूछा गया है, मार्च 2009 में, 2010 में, 18 में, 11 में, 17 में, तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखो फिजिक्स में अगर 2 मार्क के लिए कोई भी डिफरेंस बिटवीन आ रहा है तो हमेशा आप 2 ही पॉइंट लिखो, हमेशा आप 2 ही पॉइंट लिखो। फिर भी मैंने यहाँ पे ना एक्चुअली 3 से 4 पॉइंट लिख दिया, देखो चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ये पता रहे। तो यह ऐसा भी पूछा गया है और या तो ऐसे भी पूछा गया है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से, या एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो वो दोनों का ही मतलब आप एक ही क्वेश्चन याद रखोगे तो आपको ये पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहला क्या है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल मतलब क्या होता है, वो फोर्स होता है जो क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसको, पार्टिकल को, सो दैट इट कैन मूव इन अ सर्कुलर पाथ। किसी भी ऑब्जेक्ट को या पॉइंट को अगर ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना है तो उसके लिए जो फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट या पार्टिकल क्या करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, द फोर्स रिक्वायर फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, पार्टिकल की टेंडेंसी जो कि उसको क्या करे, एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, रियल फोर्स होता है। वो कैसा होता है, रियल फोर्स होता है। तो रियल फोर्स मतलब इसमें ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होता है, इसीलिए इसको हम रियल फोर्स भी बोलते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता है ना, जहाँ पे न्यूटन के लॉ क्या होते हैं, होल्ड्स गुड। वैसे ही जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये सूडो फोर्स होता है। सूडो फोर्स मतलब एक तरह का क्या होता है, इमेजिनरी फोर्स, जहाँ जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसीलिए होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी फोर्स बोलते हैं या तो सूडो फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है।
तो याद रखो रियल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, किसको, पार्टिकल को, सो दैट वो क्या करे, सेंट्रीपिटल जो सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करे। या तो वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, इट इज एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सप्लेन बाय अज्यूमिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सेंट्रीपिटल हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, याद रखो सेंट्रीपिटल हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होता है। और वैसे ही सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन है, ये भी सबसे सिंपल पॉइंट एकदम, कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर की तरफ। और सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या होता है, रियल होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, सूडो फोर्स होता है। ठीक है, सूडो मतलब इमेजिनरी। वैसे ही जो ये एट एवरी इंस्टेंट क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इट इज डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड्स द सेंटर, वैसे ही दिया। ठीक है, और ये रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर, वही मैंने जो टुवर्ड द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। दोनों का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेम ही होता है, mv²/r। लेकिन याद रखो सेंट्रीपिटल में क्या होता है, इसको हमेशा इसके अपोजिट फोर्स डायरेक्टेड रहता है, इसीलिए इसको -mv²/r में अब लिखते हैं, F = -mv²/r में लिखते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल में यही चीज़ क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं। सेंट्रीफ्यूगल में क्या लिखते हैं, प्लस mv²/r। ठीक है, r0 वेक्टर में ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, F = mv²/r। F = mv²/r। m मतलब मास होता है, v मतलब वेलोसिटी होता है, r मतलब डिस्टेंस या आप बोल सकते हो रेडियस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई भी आपको 2 पॉइंट एग्जाम में याद रखना है। सबसे इजी पॉइंट क्या है, रियल फोर्स, सूडो फोर्स, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो बहुत मस्ट डू क्वेश्चन है, करके ही जाना आप एग्जाम में। ठीक है, अभी जो आपके यूनिट टेस्ट या जो भी स्टार्ट होंगे उसमें पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है जो कि नया है, आपको पूछा जा सकता है, जो कि क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स विद द हेल्प ऑफ मेरी गो राउंड इलिस्ट्रेशन। मेरी गो राउंड पता है ना आपको, वही झूला जो झूलते रहते हैं। तो उसको उसके कंसेप्ट के उसको डेमॉन्स्ट्रेट करके हमें ये बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है। ठीक है, तो नया क्वेश्चन है, हो सकता है ऐसा पूछा जाए आपको, तो इसलिए प्रिपेयर रखो ये भी। अब होता क्या है, मेरी गो राउंड में क्या होता है, इट इज़ रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर हम अपनी आँख बंद कर ले, इफ़ वन क्लोजेस हिज आइज देन ही शी, या हम क्या हमें फील होता है कि हम रेस्ट पर ही है। ठीक है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मतलब अगर हम मेरी गो राउंड में बैठे, मेरी गो राउंड घूमना चालू हो, तो हम अगर आँख बंद कर ले अपना, बहुत लोगों को ऐसे डर लगता है ना, तो अगर हम आप ऊंचाई से, तो अगर ये ऊपर जा रहा है, तो अगर हमने अपना आँख बंद कर लिया, तो हमें फिर भी क्या महसूस होगा कि हम क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, हम क्या है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो बिफोर मेरी गो राउंड रीचेस इट्स यूनिफॉर्म स्पीड, वन एक्सपीरियंस आउटवर्ड पुल एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। मतलब मेरी गो राउंड इनिशियली स्टार्ट होता है ना, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जैसे वो स्टार्ट होते रहता है, और जब तक कि वो एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ ना ले, एक यूनिफॉर्म मोशन पकड़ ना ले, तब तक हमें एक ऐसा लगता है, झटका लगता है, ऐसा लगता है हमें कोई पुल कर रहा है। कहाँ कर रहा है, आउटवर्ड, कैसा हमें कोई लगता है पुल कर रहा है ना, वो थोड़ा बहुत झटका अपने को लगता है ना जब हम झूले पे चढ़ते हैं। तो इनिशियली जब तक कि उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाए, एक बार स्पीड कांस्टेंट हो गया तो ये आउटपुट पुल नहीं लगता। तो इसीलिए आउटपुट पुल क्यों लगता है हमें, क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स से क्या होता है, उस टाइम पर ग्रेटर होता है। रिजल्टेंट फोर्स से क्या होता है, ग्रेटर होता है। और वही रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, हमेशा टुवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पे डोमिनेट करते रहता है, इसीलिए हमें इनिशियली क्या होता है, झटके लगते हैं। ठीक है, वैसे ही हेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉन रियल फोर्स बट नॉट एन इमेजिनरी फोर्स। तो इसलिए हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या बोलेंगे, रियल फोर्स नहीं है, लेकिन इसको हम इमेजिनरी फोर्स भी नहीं बोलेंगे। इमेजिनरी फोर्स इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हमें पता है कि झटका हमें क्यों लग रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम इमेजिनरी फोर्स नहीं बोलेंगे, बट कि नॉन रियल फोर्स बोल सकते हैं। ऑन रीचिंग द यूनिफॉर्म स्पीड, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ मेरी गो राउंड क्या होता है, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्टली बैलेंस द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स। मतलब एक बार कांस्टेंट स्पीड में ये पहुंच गया, तो मेरी गो राउंड का ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो क्या कर देता है, रिजल्टेंट फोर्सेस को बैलेंस कर देता है। रिजल्टेंट फोर्सेस को बैलेंस कर देगा, मतलब वो जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर जीरो हो गया तो ओनली
in such a frame of reference we can say that centrifugal force balance the centripetal force. रिजल्टेंट फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. तो अगर वो बैलेंस कर दे रहा है कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम क्या बोलेंगे कि जो फोर्स हो गया अब क्या हो गया? जीरो हो गया. तो जिससे क्या हो गया? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों क्या हो गए? बैलेंस हो गए, जिसकी वजह से हमें झटका नहीं लग रहा है और हम एकदम कॉन्स्टेंट स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से क्या हो रहा है? उसमें बैठे हैं और जो मेरी गो राउंड है घूम रहा है. तो आगे इसीलिए क्या बोलते हैं हम? द इट मस्ट बी रिमेंबर दैट इन केस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स सूडो फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स मीन्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्स. ठीक है, तो इसलिए याद रखो मेरी गो राउंड से कैसे एक्सप्लेन किया है कंसेप्ट को कि अगर मेरी गो राउंड में आप बैठे हो, इनिशियली जब आपने आंख बंद की है तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप घूम एकदम कांस्टेंट हो, लेकिन जब मेरी गो राउंड इनिशियली चालू होता है तो वो धीरे धीरे इसको स्पीड बढ़ते जाती है ना, तो उस टाइम पे हमें झटका लगता है क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है? थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं हुई रहती. जब तक कि कांस्टेंट नहीं हो जाती तब तक हमें झटका ऐसा महसूस होता है. एक बार इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट हो गई तो उस टाइम पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसने डोमिनेट किया था पहले, जिसके वजह से झटका लग रहा था, वो क्या होता है? बैलेंस हो जाता है. किससे? नेट रिजल्टेंट फोर्स से. तो नेट रिजल्टेंट फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस हो गया. इसका मतलब वहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे जीरो हो जाएगा. और फोर्स जीरो होने का मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और इसीलिए रिजल्टेंट फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? टोटल उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल. और जो रियल फोर्स, नॉन रियल फोर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसीलिए हम नॉन रियल बोलते हैं लेकिन इमेजिनरी नहीं बोलते. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो समझ में आ गया हो तो इसी पे कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल है जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व दिया है, तो उसको मैंने यहाँ फिर भी आपको लिखने के एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे बताया गया है कि एक फ़ैन है जो कि रोटेट हो रहा है. कैसे? 90 रेवोल्यूशन पर मिनट, 90 रेवोल्यूशन पर मिनट. इट इज़ देन स्विच्ड ऑफ. उसके बाद फैन को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया. और फिर क्या लिखा है? इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रेवोल्यूशन. तो कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट. मतलब एक फ़ैन इनिशियली 90 रेवोल्यूशन पर मिनट परफॉर्म से घूम रहा था, उसके बाद फ़ैन को क्या कर दिया? हमने बंद कर दिया. तो फ़ैन बंद होने के बाद भी पता ना आपको घूमते रहता है थोड़े टाइम के लिए, तो घूमते घूमते कितना रोटेशन परफॉर्म कर लिया? फिर भी उसने 21 रेवोल्यूशन परफॉर्म कर लिया है. ठीक है, तो इसीलिए हमको ये पता करना है कि कितना टाइम लगेगा ताकि ये 21 रेवोल्यूशन भी क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए. तो यही 21 रेवोल्यूशन स्टॉप होने तक का टाइम कितना है? तो क्या क्या दिया पहले? हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी दी है. कितनी दी है? 90 रेवोल्यूशन पर मिनट. तो रेवोल्यूशन पर मिनट को सेकंड में कैसे करेंगे? पर मिनट है, डिवाइड बाय क्या करेंगे? 60. तो जिससे क्या होगा? सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 0 आपका कट हो जाएगा. और आपको पता है 9/6 क्या होता है? 1.5 होता है. 9/6 क्या होता है? 1.5. क्यों? 3 2 6, 3 3 9. तो 3/2 मतलब 1.5. ठीक है, 3/2 मतलब 1.5. तो ये हो गया RPS में. रेवोल्यूशन कितना है? स्विच ऑफ होने के बाद भी 21 परफॉर्म किया है. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमें पता है 2πn होता है. क्या होता है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? 2π इंटू एन. तो एन कितना है? 21. तो इसीलिए 2π इंटू 21 तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा. कितना हो जाएगा? 42. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 42. वैसे ही हम अब क्या निकालेंगे? एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? 2πn होता है ना. एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? 2πn. तो n या n0 ले लो तो कितना हो गया? वो 1.5 इनिशियल जो था उसका. तो 2π इंटू 1.5 तो कितना हो गया? 2 इंटू 1.5 3 हो गया. कितना हो गया? 3. तो इसलिए 3π हो गया. ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? एंगुलर वेलोसिटी 3π हो गया. अब ऐसे ही हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन पता ना क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो चेंज क्या होगा? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. आई होप आपको पहले बताया मैंने. ओमेगा मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. तो आपको एक क्वेश्चन पता होगा काइनेमेटिकल का. क्या? थीटा इक्वल्स टू ओ यू टी ना. यू टी मतलब ओमेगा टी प्लस एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. मतलब वैसे ही हाफ ए टी स्क्वायर. ए मतलब क्या लिखेंगे हम लोग? अल्फा लिख देंगे और टी स्क्वायर. तो जैसा आपको ये इक्वेशन पता था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इसमें किसमें? लीनियर में. वैसे हमने क्या लिखा? सबको एंगुलर में लिख दिया. इसलिए क्या लिखा? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. इसी को रीअरेंज किया गया स्टूडेंट. इसलिए कंफ्यूज मत होना. इसको रीअरेंज करके कैसे लिख दिया? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट
अपॉन 2 थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, हमें कैसे लिखा गया है इसको, आप कंफ्यूज मत हो जाओ। यहाँ पे हमें कैसे लिखेंगे इसको, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, तो इनिशियली हम क्या लिखेंगे, हमको ये अल्फ़ा चाहिए, तो क्या लिखोगे आप, थीटा माइनस ओमेगा टी, थीटा माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो आपका थीटा है वो, हाँ जो आपका थीटा है उसकी वैल्यू कितनी दी है, 42 पाई हमने निकाला, उसका वैल्यू कितना निकाला है, 42 पाई निकाला है। तो दोनों केस में अल्फ़ा अल्फ़ा ही है, तो इसको यही फॉर्मूला क्या लिखा है हम लोगों ने, वी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, हाँ ठीक है, 2as वाला। तो आपको पता ही है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो उसी को कैसे रिप्लेस किया गया है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, तो कैसे लिखोगे आप, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 अल्फ़ा थीटा है ना, तो हमें अल्फ़ा चाहिए, अल्फ़ा यहाँ लिख दिया और 2 थीटा क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना, उसी को आपने कैसे रिप्लेस किया है, दैट इज वी की जगह ओमेगा, यू की जगह ओमेगा नॉट, 2as की जगह 2 अल्फ़ा थीटा, तो इसलिए आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है, तो आपको टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, तो होप आपको नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आपको रिप्लेस कर देना है। तो ओमेगा इनिशियली क्या था आपका, जो आपका ओमेगा है फाइन बंद होने वाला है ना, तो इसलिए हमने उसको क्या लिखा है, 0 लिखा है। इनिशियल कितना है और वो फाइनल कितना है, इनिशियल 3 पाई है, तो ओमेगा नॉट की जगह 3 पाई लिख दिया। और ओमेगा स्क्वायर 0 ही है, ओमेगा नॉट स्क्वायर वापस 3 पाई लिख दिया। 2 थीटा, थीटा कितना था आपका 42, तो 2 इंटू 42। ठीक है, तो ये 0 0 यहाँ पे तो हट ही जाएगा, तो इसलिए -3 पाई बाई टी इक्वल्स टू 9 पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 पाई का स्क्वायर क्या होगा, 9 पाई स्क्वायर, और 42 इंटू कितना हो जाएगा 84। तो आपको क्या कर सकते हो, ये पाई और ये पाई दोनों क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, पाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ये कट हो गया, और क्या बचेगा आपको, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84, टी की वैल्यू हो जाएगी 84 इंटू 3/9। तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, वापस इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 28, कितना आ जाएगा 28। तो इसलिए टाइम कितना चाहिए था 21 रेवोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए, 28 सेकेंड, कितना 28 सेकेंड। तो आई होप आपको ये समझ में आया। साइकिल को किस में करा, सेंट्रल स्टैंड पे कर दिया, तो उससे क्या हो गया, साइकिल धीरे धीरे थोड़ा घूमती है ना साइकिल का रिम, तो साइकिल का रिम क्या होने लगा, घूमने लगा, साइकिल का रिम घूमने लगा। ठीक है, तो कितना रोटेशन परफॉर्म किया है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड में, तो विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी कंप्लीटेड बाय एंड इन 10 सेकेंड। तो उसको कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले डी दे दिया डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.5। इनिशियल क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी 0 दिया है, या एंगुलर वेलोसिटी 0 दिया है, तो फ्रीक्वेंसी भी 0, ओमेगा भी 0, फाइनल कितना दिया है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई एन, तो एन कितना दिया है यहाँ पे 2 दिया ना, तो 2 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 पाई, और टाइम दिया है 10 सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें पता है ना, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कितना दिया है 4 पाई, इनिशियल क्या था 0, तो 4 पाई अपॉन 10, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। अब एंगल ट्रैवर्स बाय एंड मतलब वही एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया ना, सेम फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया। तो थीटा एज इट इज़ रहेगा, इनिशियल तो वेलोसिटी क्या है 0 एंगुलर। ठीक है, अल्फा की जगह हमने 2 पाई बाय 5 यहाँ से ले लिया, टी की जगह 10 डाल दिया, तो कितना आ गया, इसको कट करोगे तो 20 पाई हो जाएगा, कितना होगा 20 पाई हो जाएगा, क्योंकि 0 0 तो पूरा ही गया ना, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पाई आ जाएगा। अब 20 पाई आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले टोटल रेवोल्यूशन पता करना है। तो टोटल रेवोल्यूशन कैसा होता है, उसको हम लोग थीटा को क्या लिखते हैं 2 पाई एन ना, प्रीवियस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया था। तो थीटा की जगह 20 पाई लिख दो और 2 पाई एज इट इज़, तो पाई पाई कट, और 20/2 कितना हो जाएगा 10 रेवोल्यूशन, कितना हो जाएगा 10 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो अब रेवोल्यूशन ये आ गया एन, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए कितना चाहिए रहेगा हमें 20 पाई। यहाँ पे देखो वही दिखा है, और एक और पूछा ना, क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय इट टू फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन।
फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन का भी टाइम निकालना है, लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन का भी टाइम निकालना है। और 10 सेकंड में कितना किया हो तो हमको पता ही चल गया कितना, ठीक है, 10 सेकंड में कितना किया। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इंटू थीटा का हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई मतलब एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थीटा एज इट इज़ 2 पाई, यू टी मतलब ओमेगा नॉट क्या होगा, 0 होगा आपका इनिशियल, टी एज इट इज़ रहेगा हाफ और इंटू हाफ ए टी, ये ना यू टी प्लस ए टी स्क्वायर होता है ना, हाफ ए टी स्क्वायर। तो ए मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन 2 पाई/5, T1 दिया है फर्स्ट रेवोल्यूशन इसलिए T1 दे दिया। तो अभी आप क्या कर सकते हो, 2 पाई/2 ना, तो 2 तो कट हो जाएगा, ठीक है, तो 5×2 = 10 हो जाएगा, ठीक है, और पाई भी कट, तो आपका T1 क्या आ जाएगा, √10 सेकेंड। T1 क्या हो जाएगा, √10 सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए। वैसे ही 9th रेवोल्यूशन के लिए आप निकालोगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट है ना, 9th रेवोल्यूशन के लिए निकाला तो क्या होगा, थीटा n इंटू 2 पाई, क्या हो जाएगा n इंटू, तो n की जगह हम 9 लिख देंगे, तो रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 पाई फॉर 9th रेवोल्यूशन। और टाइम को भी क्या दोगे, T9 दे दोगे, ठीक है, टाइम को भी क्या दे दोगे, T9। वापस वही n इंटू 9 इंटू 2 पाई 18 हो जाएगा, तो ये तो 0 ही रहेगा, ठीक है, और हाफ इंटू 2 पाई/5 इंटू T9 स्क्वायर, तो T9 चाहिए, तो ये 2 वापस कट, 5 वहाँ जाएगा, ठीक है, तो 5 9 45, 2 आप 90 भी लिख सकते हो। तो T9 कितना हो जाएगा 90, और उसको स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3√10 हो जाएगा, 3√10। तो √10 की वैल्यू आपको लॉग टेबल से आप पता कर सकते हो, √10 की वैल्यू, तो कितना होता है 3 पॉइंट समथिंग के आसपास होता है, ठीक है, तो इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 9.48। तो हमें क्या निकालना था, टाइम टेकन बाय लास्ट रेवोल्यूशन, तो कितना होगा T10 - T9। तो 10 रेवोल्यूशन के लिए कितना था, ठीक है, 10 रेवोल्यूशन के लिए 10 सेकेंड था, तो 10 - 9.48 जो कि 9th के लिए था, तो हमें कितना हो गया 0.514 हो गया, 0.514। थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज होगा टेक्स्ट बुक में, आप उसको देख लेना, लेकिन मार्क्स नहीं कटेंगे। आई होप आपको सम समझ में आएगा, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब हम लोग आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आगे से एक और क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क, कितना दिया है 0.5 दिया है। रेडियस ऑफ अ डिस्क कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। आई होप ये ना क्वेश्चन आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में ना पाई दिया है, पाई, तो पाई से आप करोगे ना तो जो टेक्स्ट बुक का आंसर आया ना वो नहीं आएगा, याद रखो, पाई से अगर आप करोगे ना मान के, तो आपको टेक्स्ट बुक में जो आंसर है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसको मॉडिफाई करके कैसा किया है 2 कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको टेक्स्ट बुक में जो डिज़ायर आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इसको 2 पाई कर लेना है, ठीक है, सेंटर ऑफ कॉइन का, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द देयर, मतलब एक कॉइन को क्या रखा है, एक ग्रामोफोन का जो डिस्क है वहाँ पे क्या कर दिया है, एक कॉइन को रख दिया है, ठीक है। तो इनिशियली वो कॉइन कैसा है, सेंटर से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द सरफेस, कितना मिनिमम सरफेस ये फ्रीक्वेंसी लगेगा ताकि वो वहाँ से स्लिप होके कहाँ आ जाए, सेंटर पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए, ठीक है। एंड बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, और कौन से फैक्टर से कि कॉइन हमें क्या हो जाए ऑलवेज सेंटर ऑफ द रिम पे आ जाए। तो इनिशियली क्या दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5, ग्रामोफोन डिस्क का रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8/100 कर लेंगे मीटर में करने के लिए। वैसे डिस्टेंस ऑफ द कॉइन दिया है सेंटर ऑफ द डिस्क से कितना 2 सेंटीमीटर, तो 2 को हमने क्या ले लिया 2 × 10⁻² मीटर ले लिया, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, एफ एस का लेंगे फॉर्मूला है μSn है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m⍵² होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन मैंने बता दिया यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि है क्या बैलेंस कर देगा स्टैटिक फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स को, और mg को कौन बैलेंस कर रहा है नॉर्मल, ठीक है। तो ये डायग्राम है उसका। तो इनिशियल केस में क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m⍵² होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होता है μSn। μs मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और n मतलब नॉर्मल, नॉर्मल को mg भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m और m कैंसिल, ठीक है, m और m कैंसिल, तो बचेगा क्या μsg ω²। तो अब आपको खाली करना क्या है, ओमेगा की जगह आप क्या लिख सकते हो 2πn लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 2πn लिख सकते हो। तो 2π ω² है इसलिए 4π² n²r, और μsg एज इट इज़। हमें चाहिए क्या n1 चाहिए, तो n1 चाहिए तो क्या करोगे आप, क्या हो जाएगा वो μsg/4π²r। तो आप सबकी वैल्यू डाल दो, μs की 0.5 है, g के वाले क्वेश्चन में दिए π², ठीक है, 4π² एज इट इज़, r की जगह 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², π² कट कर दो,
बचेगा 50/8। 50/8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6.25 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 6.25, जिसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे, जैसे 625 आपको पता है 25 होता है, इसलिए 6.25 का क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही फैक्टर पूछा गया है तो n1/n2 का बेसिकली रेशियो निकालना है। तो क्योंकि दोनों फोर्स सेम ही है, जैसा पहले क्वेश्चन में डिस्कस करके हमने पहले पॉइंट में लिखा था, तो सेम ही है, तो सबकी वैल्यू डाल दो। μs n मतलब μs की वैल्यू डाल दी, n मतलब mg, m रख दिया, g का वैल्यू π² है, ओमेगा का वापस 2πn² हो जाएगा, m एज इट इज़ रहेगा, कैपिटल R मतलब ये वैल्यू ग्राम ऑफ ओन डिस्क का 8 × 10⁻² हो गया। तो यहाँ पे अभी वही स्मॉल m आप कट कर सकते हो, π² पाई और π² कट कर सकते हो, तो आपको बेसिकली n2² मिल जाएगा। तो n2² मिल जाएगा, तो 50/32 है, लेकिन इसको मैंने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि मुझे क्या मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर पेयर 100/64। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, 64 का क्या होता है, 8, तो इसलिए n1 कितना हो गया, 10/8, या उसको हम लिख सकते हैं 1.25, इसीलिए मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, याद रखो आप। तो 1.25 हो गया, n2 हमको पता ही है 2.5, तो अब n1/n2 या n2/n1 कितना हो जाएगा, 1.25/2.5, तो कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2, इसलिए n2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाफ n1, n2 क्या लिख सकते हैं, हाफ n1। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सम्स, ये भी टेक्स्ट बुक का ही सम है आपका। इसमें खाली फॉर्मूला इतना याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बैलेंस करेगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स के बैलेंस करेगा, तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों सम समझ में आया गया होगा, दोनों टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल, दोनों टेक्स्ट बुक के बैक का क्वेश्चन। तो अभी हम लोग एक और लास्ट के क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है, सबसे पहले है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्वेप स्पीड फॉर अ व्हीकल अलोंग अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, स्टेट इट सिग्निफिकेंस। कर्व हॉरिजॉन्टल रोड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रोड बैंक नहीं है, बैंकिंग में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे रोड कैसा है, बैंक नहीं है, लेकिन कैसा है, घुमावदार है। तो घुमावदार पे पता है ना, रोड का गोर पे, अब जब कोई 4 व्हीलर होता है उसको दिक्कत होती है चलने, कभी कभी स्किड भी हो जाता है। ठीक है, या घर्षण से, फ्रिक्शन से अगर बराबर नहीं रहा तो टायर भी स्लिप होने का ये रहता है, रिस्क रहता है, या ऑयल गिर गया हो तो भी रिस्क रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या पता करना है कि मैक्सिमम सेफ स्पीड मतलब वो स्पीड जिससे गाड़ी आराम से टर्न रोड पे क्या कर सके, ट्रैवल कर सके बिना किसी मोड़ या दिक्कत के। ठीक है, टर्निंग के या टॉपल ना हो जाए। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसे टाइम पे क्या होता है, बिटवीन द कार एंड टायर्स ऑफ द रोड क्या होता है, दैट इज़ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, जिसको हम लोग FS भी बोलते हैं। तो FS जो होता है वो कितना होता है, अभी हमने न्यूमेरिकल में भी देखा था, μs n होता है, और n को हम लोग क्या लिखते हैं, mg। तो ये जो फ्रिक्शनल ये होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स होता है, वो बैलेंस कौन करता है उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ने अगर फ्रिक्शन को बैलेंस कर लिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, तो हमारी गाड़ी आराम से चली जा सकती है स्मूथ स्पीड से। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि ऐसे टाइम में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज बैलेंस बाय फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, हमने पढ़ा था m⍵², तो वैसे ही इसका होता है mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे बैलेंस होता है, फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे, μs mg। ठीक है, तभी सेफ स्पीड होता है। तो m और m आपका कैंसिल हो गया, तो v² आपका क्या बच जाएगा, v² क्या बच जाएगा, v² = r μg, याद रखो, और v क्या हो जाएगा, √μrg। तो यही आपका सेफ स्पीड है, यही आपका सेफ स्पीड है। तो एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एग्जाम में भी आ चुका है। ठीक है, और न्यूमेरिकल भी इस पे आता है। तो याद रखो, गाड़ी सेफ स्पीड में दौड़े किसी भी कर्व रोड पे, तो उसके लिए आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में, टायर और उस रोड के बीच में। ठीक है, तो अगर बैलेंस रहेगा तो आपकी गाड़ी हमेशा सेफ स्पीड से चल सकती है। तो इसलिए mv²/r क्या होता है, μs mg होता है। तो m और m कैंसिल कर दो, तो v² आपका क्या आ जाएगा, √μrg। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये एक्सप्रेशन हमें पता है, ठीक है, मैक्सिमम सेफ स्पीड का, तो क्रिटिकल डिपेंड्स ऑन क्या, फ्रिक्शन विच चेंजेस द नेचर ऑफ द सरफेस एंड प्रेजेंस ऑफ द ऑयल ऑन वाटर ऑन द रोड। और इस अगर ऐसा है तो उसके वजह से हमें नेचर पता रहता है कि कहाँ पे घर्षण है, मतलब फ्रिक्शन कम ज़्यादा हो रहा है, या ऑयल वगैरह पर क्या होता है इफेक्ट। ठीक है, तो उससे क्या होता है, नॉट
फ्रिक्शन क्या होता है, नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके वजह से क्या हो सकता है, व्हीकल स्किड भी हो सकता है। तो इसीलिए ताकि व्हीकल स्किड ना हो तो रोड का और जो टायर का है वो फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। किसके बैलेंस होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो इसीलिए ऐसे ही एक और दिया है जिसको मेरी गो राउंड है। तो मेरी गो राउंड का अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डिफरेंस बिटवीन, ये भी आप कर लेना। और ये मेरी गो राउंड वाला ये भी आप कर लेना। और ये न्यूमेरिकल आपका टचबैक का 2 न्यूमेरिकल है और एक सॉल्व एग्जाम्पल है, वो देख लो। और ये एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड, ठीक है। तो यहाँ तक 5 से 6 क्वेश्चन हो गए, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ और दूसरों से भी शेयर करूँ, ठीक है। थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय, टेक केयर एवरीवन, और पढ़ाई चालू करो।